Hello students, the topic is how did Newton guess inverse square law? न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे गेस किया? तो पहले ये जान ले इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है। कोई भी ऐसा लॉ जहां पर फोर्स प्रोपोर्शनल हो वन बाय आर स्क्वायर के, या फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो, तो ऐसे लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। स्क्वायर लॉ, जहां भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मिले, आप समझ जाइएगा ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब देखें, इसने एक अजम्पशन लिया न्यूटन ने। उन्होंने माना कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स इज सर्कुलर। हालांकि केपलर ने बता दिया था पहले ही कि ऑर्बिट कैसी है, एलिप्टिकल है, लेकिन इन्होंने बोला कि एलिप्टिसिटी बहुत कम है और हम उस पाथ को सर्कुलर मान सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जिसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड to maintain the planet in a circular orbit is the centripetal force. और ये सेंट्रिपिटल फोर्स आपको जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलेगा। न्यूटन postulated that this force is provided by the gravitational pull of the sun and the planet। क्या बोला, पूरी बात समझे। उन्होंने बोला कि किसी भी प्लैनेट को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड प्लैनेट से मिलेगा, जिसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट करते हैं। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। यहां पर m मास ऑफ प्लैनेट है, v वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट है, और r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है। आगे बढ़ते हुए न्यूटन ने बोला कि अगर t टाइम पीरियड है, क्यों ये टाइम पीरियड पे गया, क्योंकि इसको केपलर लॉ से मदद लेनी थी। तो अगर इसने बोला कि t टाइम पीरियड है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक प्लेनेट अपने पूरे ऑर्बिट में गोल घूमकर कितने टाइम पर आता है। गोल घूमकर उसी जगह पर अपने सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा 2πr, और स्पीड पहले ही ले रखी है अपन ने v, तो t बराबर 2πr बाय v हो गया। यहां से v इज इक्वल्स टू 2πr बाय t हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, और फ्रॉम 1 and 2 देखता हूं।
फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से मुझे मिलेगा F इक्वल्स m बाय r इंटू वी स्क्वायर, यानी 2 पाई r बाय t का स्क्वायर। ये बना m बाय r 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर। ये एक r से एक r कैंसिल, इसको अलग करके लिखा 4 m पाई स्क्वायर r बाय टी स्क्वायर। अब केपलर ने तो बोला था, अकॉर्डिंग टू केपलर क्या था, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां आर क्यूब तो मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं पहले। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर इन इक्वेशन 3। आपको मिलेगा F इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m आर क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए, केपलर तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये कांस्टेंट है, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर कांस्टेंट है, और किसी भी प्लैनेट के लिए 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट और मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट। तो 4 पाई स्क्वायर m भी कांस्टेंट है और आर क्यूब बाय टी स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ में आया। चलिए, इस टॉपिक के लिए इतना ही। For more such videos, stay tuned, keep watching, keep learning. Thanks for watching.